हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस क्लास में करते हैं ईवीएस के क्वेश्चंस और क्वेश्चन हम वो करते हैं जो आपके ईवीएस के बुक से पूछे गए थे। कहने का मतलब है कि 15 क्वेश्चन हम करते हैं। 15 जो पेडागोजी क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में करेंगे, इस सीरीज के खत्म होने के बाद में। अभी हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है 6 जनवरी 2022 में जो आपकी शिफ्ट बनी थी, उस शिफ्ट से ईवीएस के वो क्वेश्चंस हमने निकाले हैं जो बुक से लिए गए थे। तो चलिए क्लास में लगातार बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि 15 में से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपके सही निकलें, क्योंकि आज की क्लास में अधिकतर क्वेश्चंस वो हैं जो आपके पीछे की शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। और अगर आप नियमित रूप से हमारी क्लासें ले रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन अब तक आने भी लग गए होंगे और आप क्वेश्चन करने भी लग गए होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, आप ये देखिए लिखा है, मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगी, आपको ये बताना है। 15 हो जाएगी, 27 हो जाएगी, 30 होगी या फिर 54 होगी। क्वेश्चन रिपीटेड है। अधिकतर क्वेश्चन आज की क्लास में 10 क्वेश्चन 15 में से कम ऐसे हैं जो आपके किसी न किसी पीछे की शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। और अगर आप नियमित रूप से हमारी क्लासें कर रहे हैं तो आप उनका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो इसका बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा सही आंसर। इस क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से करना था, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, दूरी दी गई है तो दूरी को सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं 1100, कितनी है 1134 किलोमीटर कितनी है 1134। बटे में क्या लिखना है, जो टाइम था, टाइम कितना था 21 घंटे का था ना है। तो देखते हैं 7 से काट के देखते हैं। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यहाँ गया है 3 बार। ऊपर 11 दिया है तो एक बार जाएगा, 7 एक कम 4 बचा, कितना बच गया अभी, यहाँ पे जाएगा एक बार तो कितना हो गया, 7 एक कम 7 बच गया कितना 4, 4 बच गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया कितना 43। तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 एक 7 चौथा 7 पना 35, 7 छंग 42, तो जाएगा 6 बार। कितने बार गया 6 बार। अब यहाँ पे कितना बच गया एक, तो यहाँ पे हो गया 14, तो जाएगा 2 बार। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो कितना हो गया 162 हो गया यहाँ पर। अब तो 162 को भी काट लीजिए 3 से, देखिए 3 एक कम 3, यहाँ पे हो गया तिपच 15 बचा 1, 3 चक्कू 12, तो आएगा कितना 54 आएगा। जब आप इसको 300 काटोगे तो आएगा 54। लेकिन यहाँ पे आंसर देखिए, कई लोगों ने 54 ही कर दिया होगा, लेकिन आंसर क्या पूछ रहा है, औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया। कितने में, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, सभी लोगों को पता होगा। क्या करते हैं, हमें इसकी गुणा कर देते हैं, 5/18 से करना होता है। 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54। फिर यहाँ पे कितना आया, 5 गुणे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 15 आएगा। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया था 15 मीटर प्रति सेकंड, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या होगा 15 मीटर प्रति सेकंड, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन किया गया है। तो इस प्रकार से आपको ये करना था। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया था अगर आपने भी, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। जिन लोगों को क्लास अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने साथियों के पास में शेयर कर दीजिए। नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप अच्छी अच्छी सीरीजें लाने वाले हैं आगे की क्लासों में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करने पर पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है, आपको ये बताना है। तो आप लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ते जाइए और अपनी नोटबुक के ऊपर इसको हल करते जाइए और देखिए आपका सही आंसर क्या आ रहा है निकल के। सभी लोग हल करिए एक बार जल्दी जल्दी से, तब तक हम भी देख रहे हैं किस प्रकार से इसको करना है। आपको दिया गया है कि ए से कोई व्यक्ति जा रहा है, कहाँ पर, ओ को जा रहा है, कितना 90 मीटर जा रहा है। ये हो गया 90 मीटर, ये हो गया ओ, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है कि अब वो ओ से जो है अपनी दक्षिण दिशा में बी पर जा रहा है 120 मीटर। तो दक्षिण किस साइड में होता है हमारे, किधर होता है, लेफ्ट साइड में, यानी उल्टे हाथ की तरफ होता है दक्षिण। तो इस साइड में गया वो कितना 120 मीटर, कितना जाएगा 120 मीटर। यहाँ पर कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है। अब पूछा गया है इस पे सापेक्ष ए की दिशा, बी के सापेक्ष अगर ए की दिशा पूछी गई है तो बी के ऊपर प्लस का साइन मारिए। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है, नीचे की साइड में होता है दक्षिण, यहाँ पे हो गया दक्षिण।
और यहाँ पे हो गया पूर्व। अब दक्षिण पूरब से आप एक लाइन डालिए ए के ऊपर। यहाँ पे देखिए आपकी लाइन आ रही है इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब हो गया दिशा रहेगी बी की, जो दिशा पूछा है ए के सापेक्ष, वो हो जाएगी दक्षिण और पूर्व। अब आपको इसका आंसर निकालना है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग निकालिए। किस प्रकार से निकालेंगे? दो ऑप्शन आपके कट चुके होंगे, ये देखिए दक्षिण पूर्व जिनमें वही बचेंगे, बाकी दक्षिण पश्चिम दोनों कट गए। अब आप देखिए इन दोनों में से क्या सही रहने वाला है, तो बताइए किस प्रकार से किया जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको निकालना है यहाँ पे 120 कर लीजिए और यहाँ पे 90 कर लीजिए, जीरो हटा दीजिए, दोनों का भी बाद में करेंगे। तो इसका स्क्वायर करिए दोनों का, 12 का और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12 बराबर में कितना होता है 144 और प्लस 81, तो कितना हो गया यहाँ पर मिला के हो गया 225। कितना हो जाएगा 225। अब बात करें 225 किसका वर्ग होता है, तो होता है 15 का। किसका होता है? 225 होता है 15 का वर्ग, और हमने जीरो हटा दिया था तो यहाँ पे जीरो लगा दीजिए। कितना आ गया 150 आ गया। कितना आएगा 150। तो जहाँ पर 150 रहा होगा दक्षिण पूर्व 150 यानी 150 मीटर दक्षिण पूर्व, ये बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका। कितना 150 मीटर दक्षिण पूर्व। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 किया था 150 मीटर दक्षिण पूर्व, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। इस प्रकार से आपको ये करना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सलाथ के बारे में सही कथन चुनिए। आपको बताना है चारों ऑप्शन चुन करके कि सलाथ के बारे में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। कई बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोग आंसर बता दीजिए अपना अपना क्या सही रहने वाला है इसका आंसर। पहला ऑप्शन है सलाथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे से लटक कर मस्ती में सोते हैं। दूसरा ऑप्शन है सलाथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे से लटक कर मस्ती में सोते हैं। तीसरा ऑप्शन है सलाथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। चौथा ऑप्शन है सलाथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो बताइए इन चारों में से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था एनसीईआरटी बुक से। देखिए सलाथ के बारे में इसमें बताया गया है। ये लिखा है ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटक कर मस्ती में सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे उस पेड़ दूसरे पेड़ पर जाते हैं। ये लगभग कितने वर्ष जीते हैं 40 वर्ष। कितने वर्ष 40 वर्ष जीते हैं। ये मुश्किल से अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? लिखा है सलाथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं। अब ये पढ़ चुके कितने वर्ष जीते हैं 40 वर्ष जीते हैं। बाकी देखिए ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है 10 वर्ष, कट गया। 3 में लिखा है 17 वर्ष, ये भी कट गया। और जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है, लेकिन यहाँ पे 17 घंटे की जगह यहाँ पे लिखा है 20 घंटे सोता है, तो इसमें हो गया 20 घंटे गलत, तो इसमें बच गया। अब ऑप्शन नंबर 1 आपका बच गया जो कि बिल्कुल सही है स्टेटमेंट के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने इसका किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण है। आपको बताना है कि ऊन का ऊष्मारोधी होने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। दूसरा ऑप्शन है ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु ऊष्मारोधी है। तीसरा ऑप्शन है ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। तो बताइए इन चारों में से बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन नया बना था आपकी इस शिफ्ट में, जो आपकी 6 तारीख को हुई थी, 6 जनवरी को शिफ्ट। ये क्वेश्चन नया देखने को मिला था, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मा रोधी होने का कारण क्या है आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा ऊनी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या है ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु ऊष्मा रोधी है। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कहाँ से आया था? तो क्वेश्चन आया था आपकी क्लास 7 की साइंस की बुक से। कहाँ से आया था? क्लास 7 की साइंस की बुक है आपकी, वहाँ पर एक पार्ट है ऊष्म, वहाँ से क्वेश्चन आया था। लिखा है सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन क्या है ऊष्मा रोधी है, इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका लिया गया था डायरेक्ट क्लास
7 की साइंस की बुक से। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी होगी। तो सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग पीछे एक बार कर चुके हैं, तो सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। 1 सेंटीमीटर जो जमीन होती है वो कितने के बराबर है? 110 मीटर के बराबर है। तो आपको बताना था 14.2 सेंटीमीटर जमीन कितने के बराबर होगी। सभी लोग बताइए एक बार इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। इसमें आपको कुछ करना नहीं था, आपको 110 गुणे 142 करना था, पॉइंट अभी हटा देना था आपको। तो करके देखिए क्या निकल के आंसर आएगा। जब आपका आंसर निकल के आएगा तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जिनका ऑप्शन नंबर 3 निकल के आएगा उनका सबका बिल्कुल सही होगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा 1.562 किलोमीटर। क्या आएगा? 1.562 किलोमीटर आएगा। कैसे आएगा? आपको करना है 110 की गुणा करनी है 142 के साथ में, फिर जो आंसर निकल के आएगा 3 अंक के बाद में आपको दशमलव लगाना है, तो आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है तीनों राज्यों का एक ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, वह कौन सा है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है किनारों पर अरब सागर लगता है। पहला ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जबकि दूसरा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल। तो आंसर कर दीजिए सभी लोग एक बार इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। आपको पता है कि आपके हर एक शिफ्ट में मैप से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, तो इसका आप लोग बताइए सही आंसर क्या रहने वाला है। अरब सागर ऐसे कौन से राज्य हैं इनमें से जिनके किनारों पर टच होता है? अरब सागर भारत के किस साइड में है? पश्चिम साइड में पड़ता है। आपको पता होगा किस साइड में पड़ता है? पश्चिम साइड में पड़ता है। तो पूरब साइड में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम साइड में है अरब सागर। तो पश्चिम साइड के इनमें से राज्य देखिए कौन सा है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य किधर हैं? भारत के पश्चिम साइड के यानी कि साउथ के राज्य हैं ये। दक्षिण में पड़ते हैं लेकिन दक्षिण पश्चिम के राज्य हैं ये। तो इनके केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तट से जो है अरब सागर लगता है। अगर केरल, कर्नाटक और यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें तो ये दोनों ही नहीं लगते हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर बात करें महाराष्ट्र, केरल, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं लगता है, जबकि महाराष्ट्र, केरल का तट लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन आया था मैप से, ये देखिए मैप आपके सामने, ये है केरल, ये है कर्नाटक और ये है महाराष्ट्र। इन तीनों की सीमाएं कहाँ लगती हैं? अरब सागर से लग रही हैं। केरल की भी लग रही है, कर्नाटक की भी लग रही है, महाराष्ट्र की भी लग रही है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से आया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? तो सभी लोग बताइए। क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए और बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 के अगर हम आंसर देखें तो पहला ऑप्शन दिया था इसमें तोरांग, मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है कुडुक, झारखंड, जबकि तीसरा ऑप्शन है चेराव, मिजोरम, चौथा ऑप्शन है झूम, झारखंड। तो आपको पता है कि झूम कोई नाच नहीं है, झूम क्या है? खेती है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो आप पहले ही काट दीजिए। अब बताइए क्या हो जाएगा? कुडुक क्या है? कुडुक लैंग्वेज है, नाच नहीं है, तो झारखंड वाला भी कट गया। अब बचा तोरांग और चेराव। तो बताइए इन दोनों में से क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया है, चेराव, मिजोरम, ये कहाँ पर है? ये जो नाच आपको दिया गया है ये कहाँ का है? ये मिजोरम का है। और जो इसकी विशेषता बताई गई है चेराव की, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, चेराव, मिजोरम। देखते हैं यह क्वेश्चन कहाँ से आया था। क्वेश्चन आया था आपकी बुक से। ये देखिए लिखा है फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर
कूदते हैं और नाचते हैं। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से उठा लिया गया था, जो कि क्वेश्चन में आपको देखने को मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चेराओ मिजोरम। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया था, उनका सबका हो गया होगा बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सभी लोग क्लास को शेयर करिए एक बार अपने साथियों के पास में, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, नाम क्या है उनका, आपको ये बताना है। संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है बछेंद्री पाल, दूसरा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, तीसरा ऑप्शन है कर्णा मलेश्वरी और चौथा ऑप्शन है संतोष यादव। तो बताइए इनमें चारों में सही आंसर क्या हो जाएगा। संसार की 5वीं महिला हैं और भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बहुत ही आसान आंसर हो जाएगा, सभी को शायद पता होगा क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बछेंद्री पाल जिन लोगों ने दे दिया है, उनका सबका हो गया बिल्कुल सही आंसर। बछेंद्री पाल वह महिला हैं जो कि संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर अपना कदम रखा था। क्वेश्चन आपकी बुक से आया था, एनसीईआरटी। देखो लिखा है 18 लोगों की टीम 18 लोगों की टीम थी, उसमें 7 महिलाएं थी। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी और एक भयंकर तूफान था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984, कब, 23 मई 1984 को दिन में लगभग लगभग 1 बजकर 7 मिनट पर, कितने, 1 बजकर 7 मिनट पर 8900 मीटर ऊंची, कितना लिखा है, 1 बजकर 7 मिनट पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं नेपाल में, सागर माथा बोलते हैं, पर कदम रखा। कब रखा था, 1 बजकर 7 मिनट पर 23 मई 1984 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, जिसको नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा बोला जाता है। क्वेश्चन बन चुका है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सागर माथा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से डायरेक्ट बना था। ये देखिए लिखा है बछेंद्री, तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर 1, क्या हो गया, बछेंद्री पाल। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था उनका हो गया होगा बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। तो सभी लोग बताइए, प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथन पर बताइए कौन सा कथन सही है। होली और दीपावली सभी लोग मनाते हो, तो बताइए कब कब मनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं, जबकि तीसरा ऑप्शन है दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है, चौथा ऑप्शन है दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या होगा, दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, जबकि होली कब मनाई जाती है, पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये देखिए लिखा है पता करो। क्या पता करना है, अगली पूर्णमासी कब है, उस दिन चांद किस समय निकलेगा, कैसा दिखेगा। होली, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा, जन्माष्टमी, रथ यात्रा सब कब होती हैं, ये सब होती हैं पूर्णिमा को। जबकि शिवरात्रि अमावस्या से एक दिन पहले और दिवाली कब होती है, अमावस्या पर होती है। तो ये थे हमारे चांद से जुड़े हुए त्योहारों के बारे में जानकारियाँ। यहाँ से आपका क्वेश्चन लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, जबकि होली कब मनाई जाती है, पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा नया था 6 जनवरी की शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। रेगिस्तानी ओक की अगर बात करें तो यह क्वेश्चन अब तक कम से कम 4 से 5 शिफ्टों में बन चुका है। तो सभी लोग अपने आप इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। पहला ऑप्शन है यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, जबकि दूसरा ऑप्शन है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती हैं जब तक जल तक ना पहुंच जाएं। और जबकि पांचवा ऑप्शन है इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। तो बताइए इन 5 ऑप्शनों में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में इन 5 ऑप्शनों में से
कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो सही हो जाएंगे। तो सभी लोग इसका आंसर कर लीजिए एक बार। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, सी और डी कौन कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, जबकि बी और ई जो है ये ऑप्शन गलत हैं इस क्वेश्चन के। तो ए, सी, डी जिन लोगों ने सेलेक्ट किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये देखिए आया था आपकी बुक से, एनसीईआरटी लिखा है। क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं इस पेड़ की जड़ें, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके के रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था आपका। तो इस क्वेश्चन का ए, सी, डी जिन लोगों ने दिया है उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और ये ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है, इस पर लिखा है इस पर घने पत्ते होते हैं, घने पत्ते नहीं होते, इसीलिए गलत हो गया। और बी वाला क्यों गलत हो गया, ये लिखा है यह अबू धाबी में नहीं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए गलत हो गया। तो ए, सी, डी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट, कितना, 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है सभी लोगों ने इसका आंसर सही कर लिया होगा जब आपकी शिफ्ट में पूछा गया था 6 जनवरी को। और जो लोग अभी क्लास देख रहे हैं वो लोग भी इसका आंसर सही कर लेंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अब तक हम लोग कम से कम 10 बार कर चुके हैं हर शिफ्ट में। पहले की शुरुआत की हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था लगातार 3 से 4 दिन। तो देखिए क्वेश्चन आया था आपके एनसीईआरटी बुक से, लिखा है, मैं असम के मोलन गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे यहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये देखिए यहाँ पर चित्र भी आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पर देखिए कितनी ऊंचाई पर ये घर बने हैं, 3 से 3.5 मीटर ऊंचे, या फिर कह लीजिए 10 से 12 फीट ऊंचे। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनका हो गया बिल्कुल सही असम। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट के एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन आसान था और उम्मीद है अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा आंसर। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया है, क्या हो जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा? केरल बिल्कुल सही आंसर है। ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया था। ये देखिए कटिंग लगी है, लिखा है, मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। कहने का मतलब है ये लिखा है केरल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया केरल। ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया उनका सबका हो गया बिल्कुल सही आंसर केरल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास में। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? सभी लोग बताएंगे कि बिहार राज्य के लोगों को अगर मधुमक्खी पालन शुरू करना हो तो उनके लिए सर्वोत्तम समय कौन सा रहने वाला है। पहला ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल से सितंबर, तीसरा ऑप्शन है मार्च से जून और चौथा ऑप्शन है जनवरी से मार्च। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। सभी लोग बताएंगे। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया था, सबसे पहले वो देखेंगे फिर हम इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन आया था आपकी बुक से, लिखा है, ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। तो आप यहाँ से उठा लीजिए इस कटिंग को, यहाँ से उठाइए और सीधे नीचे तक चले आइए तो आपको पता चल जाएगा कि
अक्टूबर से दिसंबर माह में जो है मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय होता है। तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? अक्टूबर से दिसंबर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 इसका किया था, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर अक्टूबर से दिसंबर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। सभी लोग बताइए मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, जबकि दूसरा ऑप्शन है अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, जबकि तीसरा ऑप्शन है पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, जबकि चौथा ऑप्शन है भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और बृहदान्त में भेज दिया जाता है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ हो जाएगा? यह क्वेश्चन नया क्वेश्चन बना था आपके शिफ्ट में। 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल नए बने थे। अगर आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन मानी जाएगी। तो बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन कहाँ से आया था? सबसे पहले वही देखते हैं। क्वेश्चन आया था साइंस की बुक से कक्षा 7 से आपका। लिखा है रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का देखा जाए सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, क्योंकि इन तीनों का ये देखिए लिखा है पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होकर एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, ये देखिए लिखा है रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। उसके बाद है अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। तो ये लिखा है अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरण होता है, तो 2 भी सही हो गया। लिखा है पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होता है, तो ये भी इसमें लिखा है देखिए लिखा है, ये लिखा है जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। लेकिन जो सीटेट ने अपनी आंसर की में इसका आंसर माना था, वो माना था सिर्फ ऑप्शन नंबर 3, यानी उसने ये पूछा था कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का जो अर्थ होता है वो निम्नलिखित में से सबसे सटीक और सबसे सही कौन सा आंसर रहने वाला है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 था ये बिल्कुल सही था। क्या हुआ था? पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सीटेट ने अपने आंसर की में इसी को सही माना था। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड जरूर था ये, लेकिन अगर आप लोग पढ़ के गए होंगे अच्छी तरीके से तो आपका हो जरूर गया होगा सही आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन है आज का और बढ़िया भी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे उम्मीद है ये। क्वेश्चन है उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशियों का अधिकाधिक प्रयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा, पहला ऑप्शन है अन्य फसलों के लिए अत्यधिक उपजाऊ हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन है केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, जबकि तीसरा ऑप्शन है वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, जबकि चौथा ऑप्शन है कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। तो बताइए इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए? कोई किसान अपने खेत में बार-बार रासायनिक उर्वरकों को डाल रहा है और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहा है, तो बताइए खेत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर ऐसा बार-बार किसान करेगा तो उसका खेत क्या बन जाएगा? धीरे-धीरे ऊसर बन जाएगा, बंजर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन आया कहाँ से था? यहाँ से क्वेश्चन आपका आया था। ये देखिए लिखा क्या लिखा है कि एक ही तरह की फसल बार-बार उगाने से और दवाइयों ने जैसे ज़मीन की जान ही खींच ली। अगर आप बार-बार किसी खेत में एक ही फसल को उगाओगे, तो उसको अच्छा करने के लिए आप उसमें अधिक खाद डालोगे और दवाइयाँ डालोगे, जिससे क्या होगा, ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है धीरे-धीरे क्षीण हो जाएगी और ज़मीन आपकी बंजर बन जाएगी। तो यही यहाँ पर कहा गया है इस किसान के द्वारा। तो यहीं से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन उठा लिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करना और सेशन को अपने सभी ग्रुप्स के ऊपर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नए जुड़ रहे हैं, आज पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको बेहतरीन क्लासें मिलने वाली हैं। अच्छी तरीके से सारा सिलेबस आपका करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।